चलिए अब हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे अगला सवाल। ठीक है, पहला है 1440 में किस विदेशी यात्री ने दक्षिण भारत की यात्रा की और एक विचित्र देश भारत को बताया। 440 में कौन आया था भाई? अब्दुल रज़ाक। कहाँ से आया था? हैदराबाद से आया और यहाँ के लोगों को देखकर बोला कि भारत एक विचित्र देश है। दूसरा है, अब्दुल रज़ाक ने केरल के किस बंदरगाह शहर को देखने के बाद उसका प्रशंसा नहीं किया। देखो, एक तो अब्दुल प्रशंसा किसका किया था? मंगलोर का। लेकिन कालीकट में वो बोला कि काला आदमी है, इसी कारण वहाँ पे उसका प्रशंसा नहीं किया। याद है कालीकट के जैमूरिन के खिलाफ विजयनगर पुर्तगाली का साथ दिया था, तो वहाँ पे अब्दुल रज़ाक भी सबका वर्णन करता है। याद है मंगलोर मंदिर भी किया था, ये टीआरई में पूछा हुआ है। अब यहाँ पर मंगलोर के पास स्थित जिस मंदिर का अब्दुल रज़ाक ने प्रशंसा किया उसकी मूर्ति की आँखें किस रत्न से बनी थी? तो काले रंग के मानिक से बनी थी उस मूर्ति की आँख। तो देखो, कालीकट में काला आदमी था तो इसका प्रशंसा नहीं किया अब्दुल रज़ाक, लेकिन मंगलोर में जंगल में जब वो मंगल किया तो वहाँ का प्रशंसा करने लगा अब्दुल। इसे याद कर सकते हैं। वहाँ पे जो मूर्ति था उसका काली आँख, काला रंग का कुछ बना हुआ था, उसको देख के प्रभावित हो गया अब्दुल, आंखें देख के। ठीक है, अब आइए, मंगलोर के पास स्थित जिस मंदिर का अब्दुल रज़ाक ने प्रशंसा की उसकी मूर्ति की आंखें किस रत्न की थी। सबसे पहली बात, मंगलोर वाला मंदिर का प्रशंसा करता है और यानी कि मंगलोर गया था, उसकी आंखें काले रंग के मणिक से बनी थी। अब्दुल रज़ाक की यात्रा वृत्तांत के अनुसार मंगलोर के पास स्थित वह पूजा स्थल मंदिर किस धातु के मंडपों से ढका हुआ था। तो वह कांसा से बना था मंगलोर के पास वाला। ठीक है, मंगलोर के पास स्थित मंदिर के प्रवेश द्वार के मंडप से बनी मूर्ति की क्या विशेषता थी। तो वह पूरी तरीके से चांदी से बनी थी? नहीं, कांसा से बना हुआ था। वह सोने के लाइफ साइज मूर्ति थी जिसकी आंखें काले रंग की मानिक थी। बहुत बढ़िया। प्रवेश द्वार सोने की अकादमिक मूर्ति थी, यानी कि प्रवेश द्वार पे सोने का मूर्ति था, उसकी आंखें काले रंग की मणिक से इतनी चतुराई से लगाए गए थे कि लगता था कि मानो वह देख सकती है। यही देख के अब्दुल रज़ाक प्रभावित हो गया आंख देख के। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे बर्नियर की यात्रा वृत्तांत। उसका बर्नियर का बुक का नाम क्या है? ट्रैवल्स इन मुगल एम्पायर। याद है बनच्चर ट्रैवल किया था मुगल एम्पायर में, तो उसका विशेषता क्या थी इस बुक का? इसमें केवल मुगल दरबार के बारे में वर्णन करता है नहीं, भारत की तुलना यूरोपीय विशेषकर फ्रांस से करता है। बिल्कुल, बनच्चर हमेशा तुलना करता है, याद कराए थे ये चीज़। तो बनच्चर जो भी देखा यहाँ पे वो तुलना किया कहाँ से? भारत का फ्रांस से, ताकि फ्रांस के लोग सही डिसीजन ले सकें। भारत में जो चीज़ खराब हो रहा था वो फ्रांस में खराब ना हो सके। फिर आगे बनच्चर के ऊपर, बनच्चर के अनुसार भारत और यूरोप के बीच मूल विभिन्नता का प्रमुख कारण क्या था। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यानी ना, भूमि का निजी स्वामित्व भारत में नहीं था, जबकि भूमि का निजी स्वामित्व प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो कहाँ पे था? फ्रांस या फिर यूरोप में था। लेकिन यही जो है भारत में नहीं था, फ्रांस में था। तो फ्रांस क्या हुआ? दिन दुगुना रात चौगुना आगे बढ़ा। बर्नियर के अनुसार भारत में नहीं था तो भारत नीचे गया। ठीक है, क्यों नीचे गया? क्योंकि जब किसी के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी होगा नहीं, भू स्वामित्व का अभाव था, तो उसमें क्या करेगा? इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहेगा। जब इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तो वो चीज़ का डेवलपमेंट नहीं होगा। जबकि प्राइवेट प्रॉपर्टी होगा तो इन्वेस्टमेंट करेगा, जब इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसे उस देश का डेवलपमेंट भी होगा। तो यही बात बोलना चाह रहा था। बर्नियर का मानना था कि भारत में निजी भू स्वामित्व का अभाव एक बड़ी कमी थी। उसके अनुसार मुगल साम्राज्य में सारी भूमि का स्वामी राजा ही होता था। उसने अपने अमीरों के बीच बांटता था, जो अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक था। अब ये सवाल भी टीआरई में पूछा हुआ है कि बर्नियर के अनुसार कि जो सारा भूमि है उसका मालिक कौन होता था, क्योंकि वहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं है, निजी स्वामित्व नहीं है भारत में, तो सारा प्रॉपर्टी का जो राजा था भूस्वामी राजा ही होता था। भूस्वामी कौन होता था? राजा ही होता था। और अपने अनुसार वो अमीर के बीच बांटता था अपने ही आदमी को, जिससे वह अर्थव्यवस्था हानिकारक भी था। बर्नियर के राजकीय भू स्वामित्व को समाज के लिए हानिकारक क्यों माना गया? एक चीज़ यहाँ पे पूछा था ना कि टीआरई में कि
सारा भूमि का मालिक कौन होता था? तो केवल राजा ही होता था भूस्वामी, याद रखेंगे, आम आदमी नहीं, आम आदमी नहीं। ये था टिहरी का सवाल। बर्नियर के राजकीय भूस्वामित्व को समाज के लिए हानिकारक क्यों माना? देखो, बर्नियर बोला कि राजकीय भूस्वामित्व तो था लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं था, इसको हानिकारक क्यों मानेगा बताओ? क्योंकि भूधारक निवेश के प्रति उदासीन थे। जब प्राइवेट प्रॉपर्टी होगा ही नहीं तो जो आपको दिया जाएगा, बोला जाएगा ये आपका प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो क्या आप इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे? आप बोलोगे नहीं करेंगे सर। और वो अपने बच्चों को भूमि नहीं भी दे सकता था। जब इन बच्चों को भी नहीं देगा वो भूमि, तो वो इन्वेस्टमेंट करके उसका डेवलपमेंट करके लिए क्या करेगा? सब कोई तो अपने बारे में सोचता है। तो यही बात है। राजकीय भू स्वामित्व के कारण भूधारक अपनी भूमि का विरासत नहीं दे सकते थे। इस असुरक्षा के कारण वो उत्पादन के स्तर को बढ़ाने या खेती में दूरगामी निवेश करने के प्रति उदासीन थे। यही सबसे बड़ा कारण है राजकीय भू स्वामित्व का क्या था? लूप होल था कि इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा था। जब इन्वेस्टमेंट नहीं है तो डेवलपमेंट भी नहीं होगा। चलो, कहीं ना कहीं बर्नियर अच्छा ही बात बोला। अब यहाँ पे बर्नियर द्वारा प्रस्तुत भारत का चित्रण किस मॉडल के नमूने पर आधारित था? तो देखो, 3 आदमी 3 मॉडल दिया। अभी आगे हम पढ़ेंगे तो जो आपका कार्ल मार्क्स होगा वो एस्थेटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन देगा, और आपका जो बर्नियर है वो बाइनरी अपोजिशन देगा, तुलना करके दिखाएगा। और एक और था मॉन्टेस्क्यू, शायद, हाँ, मॉन्टेस्क्यू स्पिरिट ऑफ लॉ जिसका बुक है, तो वो देगा पावर ऑफ सेपरेशन कुछ करके सही देगा। चलिए आगे देखते हैं, इसको याद नहीं आ रहा। बर्नियर द्वारा प्रस्तुत भारत का चित्रण किस मॉडल या नमूने पर आधारित था? तो बर्नियर ने एक मॉडल दिया जिसका नाम है बाइनरी अपोजिटन, बाइनरी अपोजिट्स, यानी कि इसका है द्विविपरीतता के नमूने पे। बर्नियर के अनुसार ये जो है बाइनरी अपोजिट, मतलब कि फ्रांस या यूरोप कहाँ एकदम आगे है जबकि इंडिया कहाँ एकदम नीचे है। अरे गेट सटान है, गेट सटान, अरे, जबकि वो कहाँ एकदम निम्न कोटि का था। ठीक है, तो आपको यही याद रखना है। बाइनरी अपोजिट का सिद्धांत कौन किया था? बर्नियर। इसमें क्या किया? तुलना किया। क्या किया? तुलना करके दिखाया, भारत को नीचा दिखाया। पाठ में व्यापक गरीबी वाले बॉक्स, एक बॉक्स दिया हुआ है आपको एनसीईआरटी में। बॉक्स के अनुसार डच यात्री था एक पेलसट, ठीक है ना, उसने किसानों की स्थिति के बारे में क्या कहा? तो वो किसानों की स्थिति के बारे में बोला कि किसान को इतना अधिक निचोड़ा जाता था कि उनके पास सूखी रोटी भी मुश्किल से बचती थी। मतलब कि गरीबी के बारे में कोई दिखा रहा है तो एक ही यात्री दिखाया था, पेलसट, मतलब कि गरीब को क्या कर दिया गया? पेल दिया गया। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कि किसानों को इतना अधिक बोझ था, उतना अधिक दयनीय स्थिति था कि वो अपना भोजन भी नहीं कर पाते थे। तो इस पेलसट बोलता है ये। ठीक है, डच यात्री था पेलसट। चलिए यहाँ पे आते हैं, एक सेकंड यहाँ पे शॉर्ट कर लें। अगला क्वेश्चन, बर्नियर के ग्रंथ का नाम क्या था जिससे उसके गहन प्रेक्षण और आलोचनात्मक अंतर्दृष्टि देखने को मिलती है? आलोचनात्मक अंतर्दृष्टि आपको अल-बिरूनी के भी देखने को मिलता है यहाँ पे। और बर्नियर तो कुछ ज़्यादा ही आलोचना करता है, तुलना दिखाता है बनच्चर हर एक चीज़ में भारत को। ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर में एक बनच्चर ट्रैवल किया जो आलोचनात्मक हर एक चीज़ में किया। बर्नियर द्वारा किया गया चित्रण किस मुख्य नमूने के मॉडल पर आधारित था? तो बर्नियर का मॉडल क्या था बताए थे ना, बाइनरी अपोजिशन, जिसमें तुलना करके दिखाता है फ्रांस को ऊपर, इंडिया को नीचे। बर्नियर के अनुसार भारत यूरोप के बीच मूल विभिन्नता का डिफरेंस का क्या कारण था? तो निजी भूस्वामित्व, जो कि आपको फ्रांस में दिखाई पड़ता है और इंडिया में नहीं। ठीक है, कृषकों की इतनी अधिक निचोड़ जाता कि उससे पेट भर सूखी रोटी भी मुश्किल से बचती थी। यह कथन बर्नियर के संदर्भ में किस डच यात्री ने कहा था? ये कथन बोला था पेलसट ने बोला था। ठीक है ना। फ्रांसीसी बर्नियर ने भारत में जो कुछ भी देखा उसकी तुलना मुख्य रूप से किस देश से किया? तो उसी देश से ना करेगा जहाँ से वो आया था, फ्रांस से।
आपको हम थोड़ा देर पहले एक पहला एक्सरसाइज बताया था अलबरूनी। अलबरूनी भी तुलना करता है, लेकिन अलबरूनी का जो तुलना होता है वो जाति व्यवस्था के संदर्भ में होता है। बर्नियर का जो तुलना होता है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी लैंड के कंसर्न में होता है। और ये तुलना किया था आपको पर्सिया या फिर फारस से, और ये तुलना करता है अपना देश फ्रांस या फिर यूरोप से। बर्नियर ने भारत में जो कुछ भी देखा उसकी तुलना मुख्य रूप से किसके साथ करता है, तो यूरोप से, फ्रांस से। बर्नियर के अनुसार मुगल साम्राज्य की सारी भूमि का स्वामी कौन होता है, यही टीआरई में आपका सवाल था। स्थानीय किसान नहीं, स्थानीय किसान नहीं, मनसबदार नहीं। मनसबदार को सम्राट केवल राजस्व का हिस्सा दिया था, स्वामित्व नहीं। स्वामी थोड़ी बना दिया गया था मनसबदार को, उसको बोला गया था बस इस एरिया से जो है वो लैंड को क्या करो तुम, उसील को दो। स्वामित्व रहता तो अपने बच्चों को भी नहीं देता, अनुवांशिक नहीं बनाया था। याद है ये लाइन मनसबदार को, ये एक लाइन यहीं से जुड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही है इस वाले के बारे में। सारी भूमि का दावा केवल एकमात्र स्वामी था, वो था कौन, सम्राट, मुगल शासक खुद, और कुछ अपने अनुसार अमीरों के बीच बांटता था। विदेशी व्यापारी कहाँ से होगा, केवल एक ही स्वामी है, राजा भूमि का। किस डच यात्री ने 9वीं शताब्दी के आरंभ में भारत की यात्रा की और कृषकों की दयनीय स्थिति का वर्णन किया। कृषि की दयनीय स्थिति का वर्णन करता है, गरीबी का वर्णन करता है कि किसानों को निचोड़ दिया गया, पेल दिया गया। तो पेलसट डच यात्री। बर्नियर के अनुसार मुगलकालीन भूधारक अपनी भूमि के रखरखाव और विस्तार में निवेश के प्रति उदासीन थे। ये बात सही है, वो जो ज़मीन दिया गया था तो वो इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा था कि उसके पास भू स्वामित्व का क्या था, अभाव था, कि उसके पास भू स्वामित्व नहीं था। सही है। राजकीय भू स्वामित्व के सिद्धांत के कारण बर्नियर ने समाज के किन वर्गों के बीच एक मध्यम वर्ग के अभाव की बात बोली। जो ये बोलता है बर्नियर कि भारत में तो मध्यम वर्ग का अभाव है, भारत में मध्यम वर्ग है ही नहीं, या तो है या फिर एकदम अमीर है, या फिर है तो एकदम गरीब है। ये जो बीच का जो बॉर्डर लाइन होता है मध्यम वर्ग, वो नहीं है भारत में। कोई है तो कोई एकदम अमीर या फिर कोई एकदम गरीब, ठीक है। फिर यहाँ पर बर्नियर के अनुसार मुगल सम्राट में भूमि से प्राप्त राजस्व को किन किन लोगों के बीच बांटा जाता था। तो बर्नियर जो है मुगल सम्राट, भूमि का मालिक कौन था बताओ, भूमि का मालिक था केवल सम्राट था। हाँ, लेकिन वो कुछ ज़मीन को किसके बीच बांटता था, अपने अमीरों के बीच भी बांट दिया करता था। ये लाइन सही है। उसके बाद में बर्नियर ने महसूस किया कि विभिन्नताओं को किस आधार पर क्रमबद्ध किया गया है, तो वर्णानुक्रम नहीं, विभिन्नता किस आधार पे, पदानुक्रम पे, यहाँ पे रैंक के वाइज, ठीक है ना, रैंक के वाइज बांटा गया है बर्नियर, ताकि जो है यूरोप को ऊंचा दिखा सके, ठीक है ना। समय के अनुसार नहीं, काल नहीं। बर्नियर जो है डिफरेंस को दिखा रहा है, तो ये हायरार्की के रूप में दिखा रहा है कि हाँ देखो यूरोप क्या है, ऊपर है, और इंडिया क्या है, इसके नीचे है। इसका कारण क्या है यहाँ पे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं है। इसका कारण क्या है कि यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं है तो इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है तो यहाँ पे डेवलपमेंट भी नहीं हो रहा है। दिस इज़ कॉल्ड बर्नियर थ्योरी। अब जितना ही बात पढ़ा है इसी में से लिखा हुआ है, अब इसको पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो, मैंने सारा क्वेश्चन करा दिया है। आते हैं अब इस पे। बर्नियर के अनुसार मुगल भारत में कृषि के पतन और भूमि के खराब रखरखाव का मुख्य कारण क्या था। भाई प्राइवेट ओनरशिप का अभाव रहेगा नहीं तो कैसे वो सुधार करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा। मनसबदार को भी दिया जा रहा तो वो क्या था, अनुवांशिक था, अनुवांशिक नहीं था, हेरिडेटरी नहीं था। तो किसके लिए वो इन्वेस्ट करेगा जो उसका बच्चा भी ना भोग सके। अब स्रोत के अनुसार जब गरीब किसान अपने लोभी स्वामियों की मांग को पूरा करने में असमर्थ होते थे तो उनके साथ क्या किया जाता था। तो जो किसान अपने मांग करने में असमर्थ होते थे उन्हें जीवन निर्वाह के साधनों से वंचित कर दास बना लिया जाता था। एनसीईआरटी बोलता है कि मांग ना पूरी करने पर किसानों को न केवल उनके जीवन निर्वाह के संसाधनों से वंचित किया जाता था बल्कि उन्हें दास भी बना लिया जाता था। तो दास बनाने का भी एक नया सिस्टम है। ऐसे अधिकांश दास को आपको बोला जाए कहाँ से लाया जाता था, तो युद्ध में से, युद्ध बंदी में से बंदी बना कर लाया जाता था, लेकिन इससे भी दास बनाया जाता था, ये भी एक
प्रोसेस ऑफ मेकिंग दास है। बर्नियर ने भारतीय समाज की तुलना करते हुए सामाजिक वर्ग की अनुपस्थिति बताई। बोला मिडिल क्लास तो है ही नहीं भारत में, बनच्चर क्या जाने मिडिल क्लास का महत्व, बनच्चर जाना मिडिल क्लास का महत्व है। वो बोले या तो केवल हाई क्लास है या फिर एकदम लोग हैं, मिडिल जो होता है वो नहीं है। अब आते हैं यहाँ पे, बर्नियर ने भारत के बारे में अपनी यात्रा वृत्तांत में यूरोपीय शासकों को शिक्षित वर्ग के लिए क्यों लिखे थे। अरे बर्नियर मतलब क्यों, मतलब कि ये बार बार जो अपना यात्रा वृत्तांत है उसमें निजी स्वामित्व की अच्छाइयाँ पे क्यों ध्यान देना चाह रहा, निजी स्वामित्व को क्यों अच्छा बोला। एक तो इसका हिडन इंटेंशन ये भी था कि भारत में नहीं था निजी स्वामित्व, लेकिन यूरोप में था निजी स्वामित्व। तो यूरोप के लोग को जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है इसका अच्छा ही गिनाना चाहता था कि देखो भारत में नहीं है तो कैसे भारत क्या है नीचे चला गया, यूरोप में है तो कैसे अच्छा चला गया। तो यूरोप के लोगों के मन में इसके प्रति अच्छा ही बढ़ना चाहता था, शासक को एक तरीके से वैलिडिटी दिलवाना चाहता था इस काम के लिए। बढ़ने यूरोप में चल रहे तत्कालीन विवादों में भाग ले रहे उसका विवरण उन लोगों के लिए एक चेतावनी के रूप में था जो निजी संपत्ति के अधिकार के महत्व को नहीं समझते थे। बोलते भाई समझ जा, नहीं तो तेरा भी हाल क्या होगा, भारत जैसा ही हो जाएगा। उसके साथ दिया गया विवरण किस धारणा को संतुष्ट करता है, तो ग्रामीण समाज में अपरिवर्तनशील को। मतलब जो ये बोल रहा है बनच्चर, ये बोलता है कि देखिए गांव का समाज वैसा ही का वैसा ही रहना चाहेगा, क्योंकि जो गांव का समाज है वह इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहता है। तो विकास कैसे होगा फिर आगे की ओर, ना इन्वेस्टमेंट करेगा तो विकास कैसे होगा, इसी कारण वो वैसे ही का वैसे ही रहना चाहता है, इस अपरिवर्तनशील रहता है। ठीक है, यही बात। बर्नियर के अनुसार कृषि विहीन भूमि का एक बड़ा हिस्सा किस कारण से खेती के बिना रह गया। अरे भाई खेती के बिना क्यों रह जाएगा, खेती के बिना श्रमिकों को कमी हो गया था। क्योंकि श्रमिक क्या है, जब उनको अधिक प्रताड़ना हो रही थी तो वो गांव छोड़ के दूसरे जगह चले जा रहे थे शहर, प्रताड़ना के कारण। इस प्रताड़ना का वर्णन जो आपको पेल्सट भी किया था याद है, क्योंकि शासक उनको, जो शासक के अधिकारी थे तो भू राजस्व वसूलने के कारण इतना उत्पीड़न करते थे कि वो गांव छोड़ के कहीं और चल जाते। बर्नियर का मानना था कि राजकीय भूमि स्वामित्व ने अर्थव्यवस्था और समाज दोनों के लिए हानिकारक माना। क्यों, क्योंकि उसके अनुसार कि राजा का पूरा भूमि पे अधिकार होना ही विनाश का कारण था। भाई ये स्टेटमेंट यही बोलना चाह रहा है कि बर्नियर जो है निजी भू स्वामित्व के पक्ष में था। याद है कौन यात्री भारत में निजी भू स्वामित्व के पक्ष में था, तो बनच्चर। कैसे याद करोगे, तो बनच्चर को प्राइवेट प्रॉपर्टी चाहिए प्राइवेट काम के लिए। अब इसी में से सवाल बनाए थे, अब इसको पढ़ो चने पढ़ो कोई बात नहीं, मैंने सारा सवाल करा दिया। अबुल फजल की भूमि राजस्व यानी कि लैंड रेवेन्यू को किस रूप में परिभाषित किया गया है, तो इसको राजस्व प्राश्रमिक यानी कि रेमिटेशन ऑफ सोवर्निटी के रूप में परिभाषित किया गया। इसका मतलब ये है, सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो आपका अबुल फजल था वो अकबर के दरबार में एक इतिहासकार था। अबुल फजल ने भूमि राजस्व को राजा द्वारा अपनी प्रजा को सुरक्षा प्रदान करने के बदले दिया गया प्राश्रमिक बताया है। देखो जो अबुल फजल बोलता है ना, राजा पता है ना ये अमीरों को, नहीं सॉरी, अबुल फजल क्या बताता है पता है, कि जैसे कि मान लीजिए कि आपका एक शासक है, शासक आपसे क्या ले रहा है, टैक्स ले रहा है। कौन सा टैक्स ले रहा है, भू राजस्व ले रहा है। तो इसको वैलिडिटी दिखाने के लिए अबुल फजल बोलता है कि ये जो लेना है राजा का कर्तव्य है। जब आप कर्तव्य की ओर दिखाना चाह रहे हो तो आप एक चीज़ को वैलिडिटी दिखाना चाह रहे हो, वैध रूप में करना चाह रहे हो, ये राजा का कर्तव्य है। तो लोगों ने पूछा अच्छा ये कैसा कर्तव्य है, तो अबुल फजल बोला कि राजा आपकी सुरक्षा करता है, ये जो नागरिक है तो इसकी सुरक्षा करता है,
इस नागरिक की सुरक्षा करता है राजा। इस सुरक्षा आपको क्या कर रहा है, राजा सुरक्षा कर रहा है, आप इसके बदले में इसको मेहनत का फल दीजिए टैक्स के रूप में, यही बताना चाह रहा है। तो जो पारिश्रमिक सोवर्निटी वाला है ना, राजत पारिश्रमिक, ये अबुल फजल का ही कॉन्सेप्ट है, याद रहेगा। किस यूरोपीय दार्शनिक बर्नियर के वृत्तांत का उपयोग ओरिएंटल डिस्पोटिज्म के सिद्धांत के रूप में विकसित करने के लिए किया गया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो है ओरिएंटल डिस्पोटिज्म का सिद्धांत कौन दिया था, मॉन्टेस्क्यू दिया था। कार्ल मार्क्स किसका दिया था, तो एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन का सिद्धांत दिया था। अब मॉन्टेस्क्यू का जो सिद्धांत है, देखो इसमें क्या है। मॉन्टेस्क्यू याद है स्पिरिट ऑफ लॉ में भी पावर ऑफ सेपरेशन की बात करता है, उसी से संबंधित है ये। फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने बर्नियर के विवरणों के आधार पर यह तर्क दिया कि एशिया के शासक अपनी प्रजा पर पूर्ण प्रभुत्व रखते थे, वहाँ निजी संपत्ति का अस्तित्व नहीं था। यहाँ पे एशिया मतलब भारत, तो जो भारत के शासक हैं वो जो है पावर अपने पास रखते थे। लैंड रखना मतलब क्या, पावर अपने पास रखना। पावर जब दे ही नहीं रहे हैं तो मॉन्टेस्क्यू तो पावर के खिलाफ था, पावर ऑफ सेपरेशन के पक्ष में था। यही बताता है ओरिएंटल डिस्पोटिज्म, ठीक है। ये घुमा फिरा के भी बर्नियर का जो था ना प्राइवेट प्रॉपर्टी, इसको ईवी वैलिडिटी देना चाह रहा है, ठीक है, यही चीज़ है। अब ये कार्ल मार्क्स ने एशियाई समाज के बारे में कौन सा विचार प्रस्तुत किया, तो एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन का। कार्ल मार्क्स ने बर्नियर के विचारों को आगे बढ़ाते हुए तर्क दिया जिस तरीके से बर्नियर के विचारों को मॉन्टेस्क्यू बढ़ाया था और प्राइवेट प्रॉपर्टी का समर्थन किया। कार्ल मार्क्स भी इसी तरीके से करता बोला, भारत में औपनिवेशिकवाद पहले से ही अधिशेष राजस्व का अधिग्रहण कर राज्य के द्वारा होता है और यह स्वामित्व ग्रामीण यहाँ के स्वायत्त ग्रामीण समुदाय निवास करते हैं। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि जो अधिशेष है, जो सरप्लस प्रोडक्शन आता है गांव से वो राजा के पास चल जाता है। जो सरप्लस प्रोडक्शन आता है गांव से वो राजा के पास चल जाता है। देखो मिला जुला के कहीं ना कहीं जो एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन है वो सरप्लस की बात करता है। किसकी बात करता है, सरप्लस। सरप्लस मतलब अधिशेष, अधिशेष मतलब अधिक जो उत्पन्न हो रहा है वो किसके द्वारा अधिग्रहण कर लिया जा रहा है, तो राज्य के द्वारा अधिग्रहण कर लिया जा रहा है। यही बात बोला जा रहा है। बर्नियर ने मुगल सम्राटों को किस प्रकार का राजा बताया है, तो बर्नियर ने मुगल सम्राटों को ये बताया दुनिया का सबसे भिखारी और कुर लोगों का राजा। भिखारी और कुर लोग, अमीर लोगों का क्यों बोलेगा भाई, वहाँ तो बोल रहा विकास ही नहीं हो रहा है प्राइवेट प्रॉपर्टी होने के कारण, वहाँ विकास ही नहीं, तो पैसा ही नहीं है, तो क्या बोलेगा भिखारी और कुर लोगों के रोष। बनच्चर ने मुगल साम्राज्य का आलोचना किया और एक ऐसा स्थान बताया जो वेनिस थे, इसका राजा भिखारियों तथा कुर लोगों का शासन बताया, ठीक है, ये चीज़ है। अब ये वाला फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने बर्नियर के किन विवरणों का उपयोग की सिद्धांत विकसित करने के लिए किया था, तो ओरिएंटल डिस्पोटिज्म। इसके अनुसार क्या था कि मॉन्टेस्क्यू ने बर्नियर के वृत्तांत का प्रयोग ओरिएंटल डिस्पोटिज्म के सिद्धांत को विकसित करने के लिए किया जिसके तहत एशिया के शासक अपनी प्रजा पे पूर्ण संप्रभुता का उपभोग करते हैं। भाई पूर्ण संप्रभुता नहीं रखना है, राजा को कुछ पावर ऑफ सप्रेशन भी देना पड़ेगा जनता को, ये बात बोलना चाहता है मॉन्टेस्क्यू। बर्नियर के अनुसार मुगल साम्राज्य में शहरों और नगरों को नष्ट तथा दूषित होने के मुख्य कारण क्या था। वहाँ बोला कि मुगल साम्राज्य शहर और नष्ट और दूषित हो गया था, इसका मेन कारण क्या था, राजकीय भू स्वामित्व। इसको हानिकारक माना है बर्नियर, राजकीय भू स्वामित्व को, निजी संपत्ति का भाव, इसी का उल्टा है। 19वीं शताब्दी के किसने बर्नियर के विचारों को एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन के सिद्धांत के रूप में आगे बढ़ाया था, भाई कार्ल मार्क्स बढ़ाया था। प्रोडक्शन की बात कौन करेगा, कार्ल मार्क्स। मॉन्टेस्क्यू किसकी बात करेगा, डिस्पोटिज्म की, याद रहेगा। बर्नियर ने यूरोपीय शासकों को क्या चेतावनी दी थी कि उन्होंने मुगल मॉडल का अनुसरण किया तो क्या होगा। बोला कि भाई अगर मुगल मॉडल लाओगे तो आप भी यूरोपीय शासक भिखारी बन के कुर्र रह जाओगे। तो ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, बर्नियर के अनुसार मुगल साम्राज्य के शहरों और नगरों को दूषित होने का मुख्य कारण क्या था, भाई निजी संपत्ति का अभाव, मेन समस्या। मार्क्स के अनुसार अच्छा एशियाई ग्रामीण समुदाय को कौन सी विशेषता उनके स्थिर होने का कारण थी, अधिशेष का बताए थे।
निर्बंधन आपूर्ति समुदाय की स्वायत्तता। पाठ में उल्लेख है कि जब तक अधिशेष मिलता रहा, सरप्लस मिलता रहा, तो गांव को उनके हाल पे छोड़ दिया जाता था, जिससे वो एक निष्क्रिय प्रणाली बन जाए। बोला कि भाई शहर जब गांव से, पहले तो ऑप्शन कैसे छाटोगे ये बताओ। इसमें हम बताए थे मार्क्स मतलब एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, वो इसमें सरप्लस वाला बात करता है, तो इसमें सरप्लस है, सरप्लस है, सरप्लस है, नहीं तो कट गया सरप्लस के बात यहाँ पर है। अब इस कॉन्सेप्ट को समझ जाते, इसमें लिखा क्या है कि बोलता है कि जब तक जो है अधिशेष मिलता रहा, ये गाँव है, ये शहर है, जब तक सरप्लस मिलता रहा तो यहाँ पे इसको हाल पे छोड़ दिया गया कि हाँ तुम अपना विकास डेवलपमेंट अच्छा कर रहे हो, तुमको जो करना है करो। इससे जब छोड़ दिया गया, इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, तो इससे क्या हो गया, एक निष्क्रिय बन गया, इनएक्टिव बन गया। यही बात लिखा गया, अगर ध्यान नहीं दिया तो क्या हो गया, इनएक्टिव बन गया। हाँ, पाठ के अनुसार क्या मुगल दस्तावेज बर्नियर के इस दावे का पुष्टि करते हैं कि राज का भूमि एकमात्र स्वामी था? नहीं, ऐसा कोई भी सरकारी मुगल दस्तावेज इस बात को संकेत नहीं करता है, लेकिन ये बात व्यवहारिक में था कि हाँ सभी भूमि का स्वामी राजा ही में था, लेकिन ऐसा कोई कहीं पे लिखा हुआ नहीं था, ये बात याद रखेंगे। तो ये सब जो बोल रहा है दस्तावेज में पुष्टि है, गलत है, अकबर के दस्तावेज में पुष्टि है, गलत है, शाहजहाँ के दस्तावेज में पुष्टि है, गलत है। अच्छा, ये सवाल तो कोई रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं पता। अच्छा, ये सवाल था कि मार्क्स के अनुसार एशिया ग्रामीण समुदाय की कौन सी विशेषता उनके स्थिर होने का कारण था? पहले को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तुमको एक चीज़ हमको सर बताए थे, मार्क्स के बारे में बताए थे, एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। इसमें बताए थे कि इसमें एक शब्द यूज होता है सरप्लस, अधिशेष की बात बोला जाता है। उस आधार पे इस ऑप्शन को काट दिए, सरप्लस सरप्लस इसमें नहीं दिख रहा है, सरप्लस यहाँ दिख रहा है, मतलब ऑप्शन ये सही है। अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। मार्क्स बोलता है कि जो गांव है वो क्यों स्थिर हो गया, स्थिर मतलब निष्क्रिय क्यों हो गया, निष्क्रिय मतलब इनएक्टिव क्यों हो गया गांव। तो मान लीजिए कि ये गांव है, ये मुगलकालीन शहर है, तो बोला कि जब तक गांव से सरप्लस मिलते रहा, तो बोला कि गांव कि तुम बहुत अच्छा हो, तुम अपना डेवलपमेंट कर रहे हो, विकास कर रहे हो, तो तुम जब तक सरप्लस मिलते रहा तो शहरी जो मुगल केंद्रीय है वो यही सोचता रहा गांव के बारे में कि वहाँ पे विकास अच्छा हो रहा है। अब जब उसके अपने हाल पे छोड़ दिया गया तो एक लंबे समय अंतराल के बाद क्या हो गया कि गांव का जो शासन है वो इनएक्टिव हो गया। जब उसको खुद पे छोड़ दिया गया तो क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो ही जाएगा जब रेगुलेट कोई नहीं करेगा। तो वही बात बोला जा रहा है कि इस कारण वहाँ पे स्थिर हो गया और वो पीछे चला गया, इनएक्टिव हो गया गाँव। ठीक है। मुगल काल के दौरान राजस्व और लगान के बीच के अंतर को बर्नियर क्यों नहीं समझ पाया? यहाँ पे देखो, राजस्व क्या है और लगान क्या है, इस दोनों को अंतर को बर्नियर नहीं समझ पा रहा है। ठीक है। आर्थिक बर्नियर क्या है, मेनली जो आप कहो आर्थिक, इस पक्ष पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है बर्नियर बनच्चर। ठीक है, लैंड वगैरह, टैक्स वगैरह मुगल काल में ये सब पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है। तो क्योंकि उन्हें केवल आर्थिक लाभ में रुचि थी, ये नहीं, क्योंकि भारतीय व्यवस्था यूरोपीय व्यवस्था के बिल्कुल समान थी, ये तो बिल्कुल ऑप्शन नहीं होगा, समान कहाँ से था भाई। उसने यूरोपीय भूमि किराया सिद्धांत को भारतीय राजस्व पर थोप दिया, ये सही होगा। यूरोप में एक भूमि किराया सिद्धांत चलता था, उसको भारत के परिप्रेक्ष्य में लागू कर दिया। बोला कि यहाँ का राजस्व सिस्टम जो है, रेवेन्यू सिस्टम बिल्कुल उसी तरीके से था। एनसीईआरटी के अनुसार बर्नियर ने भारतीय भू राजस्व को लगान के रेंट के रूप में देखा, जबकि यह वास्तव में राज्य द्वारा सुरक्षा के बदले लिया जाने पारिश्रमिक था। देखो, अब यही बात है, पहला तो स्टेटमेंट यही है कि ये स्टेटमेंट रखना सही है, बर्नियर नहीं समझ पाया राजस्व और लगान के बीच में, क्योंकि बर्नियर क्या था, बनच्चर था। ये स्टेटमेंट याद हुआ कि नहीं याद हुआ? बिल्कुल याद हुआ। ठीक है, देखो बर्नियर बोला ना कि जो राजस्व है ना वो क्या है, लगान है। बर्नियर बोला कि जो ज़मीन है, तो जो राजस्व ले रहा है राजा, यहाँ पे बैठ के राजस्व ले रहा है, वो रेंट ले रहा है। क्या ले रहा है? रेंट के रूप में ले रहा है इसको। तो अबुल फजल बोला कि रे बेवकूफ़, वो रेंट नहीं है, वो पारिश्रमिक है। मतलब कि राजा क्या कर रहा है, जो आपका किंग है वो राजा को
जो किंग है वह इस प्रजा को सुरक्षा दे रहा है, उसके बदले वो अपना पारिश्रमिक वेतन ले रहा है। तो अबुल फजल बोला पारिश्रमिक है और ये बोला बर्नियर रेंट है। इससे कन्फ्यूजन हो गया, समझ नहीं पाया। ठीक है, तो ये बात है। बर्नियर के वृत्तांत की सबसे बड़ी कमी क्या मानी जाती है जिसके कारण मार्क्स और मोंटेस्क्यू जैसे दार्शनिक प्रभावित हुए? उसकी बाइनरी चित्रण। वो इस तरीके से दिखाने लगा कि भारत एकदम खराब है। अब किसी को एकदम खराब बोलोगे ना, तो देखते हो इंस्टाग्राम पे जब कोई गलत चीज़ दिखाया जाता है तो ज़्यादा वायरल होता है। उसी तरीके से जब इतना बुराई किया तो यूरोपीय इतिहासकार को इसके बारे में रुचि आया, भारतीय सिस्टम को पढ़ने के बारे में। एकदम विपरीत दिखाया तो लोग जाना कि आखिर है क्या। इसके कारण पश्चिम में ओरिएंटल डिस्पोजिज्म का भ्रामक सिद्धांत भी फैला। ठीक है, क्योंकि अब पता है बर्नियर क्या है, वो तो बनच्चर था। वो तो यूरोप को विपरीत दिखाने के चक्कर में भारत में कई सारा जो वास्तविक चीज़ है, रियलिटी चीज़ है, उस पर तो फोकस ही नहीं दिया था बर्नियर। अब मैंने इसी पेज में से ये सारा पढ़ाया है, आपको मन करे तो पढ़िए, नहीं मन करे तो नहीं पढ़िए। मैंने सारा बता दिया है, क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है। अब आते हैं यहाँ पे बर्नियर साला बनच्चर के बारे में पढ़ के। ठीक है, यहाँ पर बर्नियर के अनुसार मुगल काल में शिल्पकारों के पास अपने उत्पादों को बेहतर बनाने का प्रोत्साहन कार्य क्यों नहीं किया? तो बताओ, आलसी थे? नहीं। संसाधन की कमी थी? नहीं। भारत से ज़्यादा संसाधन किसी के पास होगा? उत्पादों की मांग की बहुत कमी थी? नहीं भाई। उत्पादन जनसंख्या फिर भी था वहाँ पे 15%, खुद बनच्चर ही तो बोला है जनसंख्या था वहाँ पे, तो मांग की कमी कैसे हो जाएगी? राज द्वारा मुनाफे का अधिग्रहण हड़प कर लिया जाता था। बताया जाता था कि जो इस कारण नहीं थे कि जो मुनाफा मिलता था उसको हड़प लिया जाता था, जिससे इनकी दैनिक स्थिति खराब हो जाती थी और किसानों को इतना निचोड़ा गया, शिल्पकारों को इतना निचोड़ा गया कि वो गांव छोड़ के शहर भाग जाते थे। यही है, हड़प सिद्धांत किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि बर्नियर ने भारत को किस राज्य को बहुत विशाल और उपजाऊ माना? तो ब से बर्नियर और ब से बंगाल, इसका मिस्र से तुलना कर दिया। बोला बर्निचर बोला कि बंगाल इतना विशाल राज्य था कि ना केवल यहाँ पे चावल मकई जबकि जीवन के हर एक चीज़ मिल रहा है जो वाणिज्यिक वस्तु जैसे रेशम कपास। बंगाल के बारे में बोला कि रेशम भी मिल रहा है, कपास भी मिल रहा है, चावल भी मिल रहा है, मकई भी मिल रहा है। भाई बिल्कुल बंगाल तो आगे था ही, तभी तो बंगाल जब आगे नहीं रहता तो अंग्रेज़ों का ध्यान बंगाल पे जाता कैसे? संपन्न तो था ही। इसी कारण इसका तुलना मिस्र से किया, इजिप्ट से किया। ब से बर्नियर, ब से बंगाल। अब यहाँ पे है चित्र में दिखाई गई, अब यहाँ पे है कि चित्र में दिखाई गई मुगलकालीन शिल्पकारों को किस कुशलता का उदाहरण है? तो यहाँ पे देखो, नहीं, एक जो है आपका एनसीईआरटी जब देखोगे तो एक सोने का चम्मच बनाता है शिल्पकार लोग, उसी के बारे में दिखाया गया कि यह सोने का चम्मच है जिसे कीमती रत्न, पन्ने और मणिक से जुड़े मुगल शिल्पकारी खास दक्षा में उसकी उदाहरण है। मतलब मुगल शिल्पकारी का एक उदाहरण दिखाया जा रहा है। खैर इतना वो बढ़िया तो बनाते थे, शिल्पकार में वो क्षमता भी था, रिसोर्स भी था, लेकिन राज्य की नीति के कारण स्टेट पॉलिसी इतना ख़राब था क्योंकि स्टेट क्या करता था, हड़प लेता था किसी चीज़ को, उसका लॉस हो गया शिल्पकार लोग को। बर्नियर के अनुसार पूरे विश्व का सोना और चांदी भारत में आकर क्यों खो जाता था? अरे भाई क्यों खो जाता था? पहली बात, ये स्टेटमेंट क्यों कौन बोलेगा, यही बताओ भाई। आर्थिक चीज़ है, आर्थिक चीज़ पे ये बनच्चर ही बोल रहा है ज़्यादा। ठीक है ना? तो भारतीय उत्पाद के बदले दुनिया भर के सोना चांदी भारत आता था। ये तो है ही, तो सबको पता है कि भारत से सोना चांदी आता था और भारत का सामान बाहर जाता था। बंगाल में पता है कौन कौन सा होता था? अब ये मुगल साम्राज्य में उत्पादों के बदले सोना चांदी के बदले आयत होने का मुख्य कारण क्या था? यहाँ से वहाँ क्यों जाता था? भारतीय वस्तु बाहर जाता था, बाहर का सोना चांदी यहाँ आता था, हेरा फेरी वाला सीन हो गया। अब इस पाठ के अनुसार सोने का चम्मच मुगलकालीन शिल्पकारों की किस खास दक्षता की ओर एक उदाहरण करता है?
तो भाई मिट्टी और कांच पर नक्काशीकारी कार्य नहीं, पन्ने और मणिक का बनाया था ना, पन्ने और मणिक उसमें सोने के चम्मच में जरा था। आइए ये चीज़ हम दिखाते भी हैं, चम्मच वाला कहानी। हाँ, सोने के चम्मच में क्या बनाया था, कैसे बनाया था, पन्ना और मणिक जोड़ा था ये लोग। ये 20 पे सवाल है। पाठ्यांश के अनुसार कृषि और शिल्प उत्पादन दोनों का विवरण देने वाला यह उदाहरण के वृत्तांत किससे लिया गया है? अच्छा, ये कितना बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बोल रहा है किसान के बारे में भी बोले और शिल्प उत्पादन के बारे में भी बोले। यह बात कौन बताया? भाई इब्न बतूता बताया आर्थिक पक्ष को, नहीं काट दिए। अल बुरूनी बताया आर्थिक पक्ष को, नहीं। अच्छा, इब्न बतूता किसके बारे में बताया बच्चों, एक बार बता दो तो। दास के बारे में सर बताया है, संचार व्यवस्था के बारे में यानी कि डाक के बारे में बताया है, चाइना गया था यही सब बताया है, ठीक है। मनुची तो कुछ बोलता ही नहीं है, इसकी कुछ प्रमुख बात। अल बुरूनी जो है सामाजिक इतिहास, जात पात, यही सब हो गया। ये फसल के बारे में भी बोलता है, नारियल के बारे में भी बोलता है, ये सब हो गया। बर्नियर जो हो जाता है आपको देखो किसके किसके बारे में बोलता है। मेनली जो बर्नियर है आर्थिक इतिहास का ही विवरण देता है, जैसे निजी भू स्वामित्व, राज का स्वामित्व, इस पे कृषि के बारे में बोलता है कि यहाँ पर कृषि का विकास नहीं हो पाया, सरप्लस प्रोडक्शन, याद आ रहा है, शिल्प उत्पादन, शिल्पकारों के बारे में बोलता है। तो ये सब बर्नियर बोल रहा है, बर्नियर को खाली पैसा से मतलब है। आर्थिक इतिहास 10 स्रोतों के अनुसार बंगाल के विशाल राज्य मिस्र भी अधिक मात्रा में किन चीज़ों का उत्पादन नहीं करता था। मतलब बोल रहा बंगाल की तुलना तब मिस्र से की है, इजिप्ट से की है। बताइए बंगाल में क्या क्या होता था। तो भाई बताते थे कपास होता था, रेशम होता था, चावल होता था और मकई होता था। तो चावल मकई होता था, रेशम कपास होता था। इंडिगो नहीं होता था वहाँ पे, इंडिगो होता था कि नहीं, इंडिगो भी होता था, कॉफ़ी चाय नहीं होगा, ठीक है। मुगल समुदाय में मुगल काल में एक समृद्ध व्यापारिक समुदाय का अस्तित्व भी था, बिल्कुल होगा, जो लंबी दूरी के विनिमग्र यानी कि व्यापार में संलग्न थे, बिल्कुल कारवा। अच्छा, बर्नियर ने मुगलकालीन शहरों का, अच्छा देखो, बर्नियर ने मुगलकालीन शहरों को सीविड नगर, कैप टाउन के रूप में वर्णित किया। सबसे पहले तो यही सवाल है कि सीविड टाउन, कैप टाउन के बारे में कौन जानकारी देता है। अरे भाई टाउन के बारे में कौन जानकारी देगा, यहाँ पे सरप्लस जाता था गांव से, टाउन के बारे में सरप्लस जाता था। तो ये आर्थिक इतिहास हो गया, आर्थिक इतिहास के बारे में कौन दे रहा है जानकारी, बर्नियर दे रहा है। अब ये तो बनच्चर ही शिविर के ही बात बोलेगा, नगर का बात बोलेगा, शिविर की बात बोलेगा। बनच्चर का मानना था कि यह शाही दरबार के आगमन के साथ अस्तित्व में आते थे और उनके जाने पर तेजी से पतन की ओर चल जाते। जब किसी शाही दरबार कहीं पे लगता था तो वहाँ पर ये शिविर बन जाता था, और जैसे वो शाही दरबार खत्म तो शिविर भी समाप्त, क्योंकि वहाँ पर सरप्लस नहीं आ पाता था। अब शाही दरबार होगा तो सरप्लस खींच लेगा ना वहाँ पे अपने आसपास, तो शिविर बन जाएगा। जब शाही दरबार होगा ही नहीं तो सरप्लस कहाँ से आएगा, ये होगा ही नहीं, तो शिविर कहाँ से बनेगा। भारत प्रवास के दौरान बर्नियर बनच्चर को मुगल राजकुमार मतलब किसके चिकित्सक के रूप में जो है बर्नियर जो है अपना भूमिका निभाया था। दारासी को बताया था, दारासी को इसका हिट एंड फिट है कि उसकी मेडिसिन खाता। वो मेडिसिन कौन देता था, तो वो चिकित्सक बर्नियर देता था। बर्नियर ने स्वीकार किया कि भारत के पास उत्पादों के बदले क्या प्राप्त होता था। बर्नियर ये स्वीकार किया कि भारत को जो भारत भेजता है बाहर सामान, उसके बदले भारत को क्या मिलता था, तो सोना चांदी यही सब मिलता था। पश्चिम भारत में व्यापारिक समुदाय के मुखिया को कहा कहा जाता। अब यहाँ पे देखो पहले बात की, जो सब अब जो भी होगा व्यापारिक समुदाय के मुखिया को क्या कहा जाता है पश्चिम भारत में, सेठ या नगर सेठ कहा जाता है। पश्चिम भारत जैसे कि अहमदाबाद, नहीं हाँ अहमदाबादी सब में, तो अहमदाबादी सब में क्या था कि सेठ, धन्ना सेठ, नगर सेठ, ये सब चीज़ चलता था। तो ये आपको एग्जाम ये भी बोल सकता था कि मुगल काल में सेठ, नगर सेठ जैसा शब्द कहाँ पे प्रचलित था, तो आप बोलना कि पश्चिम भारत में।
बर्नियर के लेखन का मुख्य उद्देश्य यूरोपीय शासक और बुद्धिजीवियों को प्रभावित करना था। बिल्कुल बिल्कुल प्रभावित करना था, क्योंकि वो जो निजी संपत्ति है उसको वैलिड करवाना चाह रहा था यूरोप में कि हाँ जो है यहाँ पे वो सही है। अब 17वीं शताब्दी में भारत की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरों में रहती थी? भाई नगर का जानकारी सबसे पहली बात कौन दे रहा है? सीवरेज टाउन, बताते ना, सीवरेज टाउन्स बर्नियर दे रहा है। वही बोला 15% है बर्नियर के अनुसार। अब है बर्नियर ने भारत को किस मॉडल के आधार पर प्रस्तुत किया? बाइनरी ऑपरेशन। अब यहाँ पे देखो 3 वो सिद्धांत है। एसेटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन कार्ल मार्क्स, इसमें सरप्लस की बात करता है। बाइनरी ऑपरेशन बर्नियर, इसमें ये तुलना की बात करता है भारत के यूरोप से। ओरिएंटल डिस्पोटिज्म मॉन्टेस्क्यू, इसमें बोलता है कि राजा को हर एक चीज़ पे पूर्ण संप्रभुता नहीं रखना चाहिए। Which traveler provide a detailed and disturbing account of the practice सती। अच्छा, बनच्चर जो है भारत में आया तो सारा बात को तुलना करके एकदम बनच्चरगिरी कर दिया, सारा बात खराब बोला, लेकिन एक ही बात बढ़िया बोला था कि भारत में सती प्रथा भी है। भारत में सती प्रथा भी है। तो सती प्रथा के बारे में जानकारी यही दिया था, याद रहेगा डिटेल में। तो बारबोसा भी नाम लिखा हुआ, ये भी दिया था, लेकिन डिटेल में बोल रहा है, ठीक है ना। वो भी यंग गर्ल्स के बारे में बोला था कि 12 साल से भी ऊपर एक महिला थी जो इतना चीज़ लिख दिया कि डिटेल और यंग गर्ल्स है ये सब चीज़, तो बर्नियर ही दिया था। डिस्टर्बिंग जो हुआ था एकदम इंसिडेंट, सब बात खराब बोला बर्नियर चलेगा, लेकिन सती प्रथा का सपोर्ट करके, ये विरोध करके बर्नियर अच्छा काम किया है। According to the Dutch traveler Pelzert, what was the primary reason for the stark want and bitter wood of the common? तो excessive state demand, so much from the peasant that were left almost nothing to eat. In Batuta record that the slaves were openly sold। हाँ, बोला जाता कि बाजार में स्लेब्स इतना सस्ता थी कि ओपनली बिकता था। तो ये बात सही है। बताया इन बतूता किसके किसके बारे में बताया? तो दिल्ली स्थापत्य पे, दास पे, संचार पे, व्यवस्था पे, फसल बोला कि 2 बार लगता है, नारियल और पान के बारे में बताया था। Which 19th century thinker argued that India had a stagnant system called aesthetic mode of production based on the table? Aesthetic mode of production को दिया था मैक्स वेबर, सॉरी कार्ल मार्क्स। इसमें सरप्लस वाला बात कहानी बताया। Which traveler attempt to explain the Indian caste system by comparing ancient Persian society? भाई कास्ट सिस्टम के बारे में कौन बताया था कि भारत में कोई बड़ी बात नहीं, हमारे पर्सिया यानी कि फारस में भी है। तो भाई अलबरूनी ही सामाजिक इतिहास पे बोलता है ये सब चीज़। देखो यही सोना का चम्मच है जो शिल्पकार लोग बनाते थे, मणिक और पन्ना का, और इसका जानकारी कौन देता है? बर्नियर। अच्छा, ये पूरा पेज बता दिया, आपको मन करे तो पढ़ो वरना पढ़ा दिए। ये भी पूरा पेज बता दिए, मन करे तो पढ़ो वरना पढ़ा दिए। है क्या एक बार? राजकीय कारखाना, हाँ अब कारखाना पे सवाल आएगा। चलिए अब हम लोग और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि फ्रांसीसी बर्नियर ने मुगलकालीन शहरों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है। बताए थे सबसे पहली बात कि बर्नियरी जो है शहर के बारे में बतलाता है और इसको कहता है सीविड नगर, कैप टाउन्स। अच्छा एक बार देख ले रहे फटाफट बर्नियर किसके किसके बारे में बताया था। शिल्पकार के बारे में बताया, वर्क के बारे में बताया, शिल्पकार वर्क के बारे में बताया, बहुत सारा कारखाना, मेनली वो 6 प्रकार का कारखाना बताया छक्का बर्नियर कारखाना में। शिवरी टाउन के बारे में बताया, निजी भू स्वामित्व पे बताया, जनसंख्या के बारे में बताया 15% है। तो ये सब आर्थिक इतिहास बतलाता है। बर्नियर का मानना था कि मुगलकालीन शहर अपने अस्तित्व के लिए राजकीय शिविर दरबार पे निर्भर थे। ठीक है, शहर जो है शिविर पर अस्तित्व स्थिर था।
जहाँ पे शाही दरबार होता तो ये शिविर का आगमन होता, जैसे ही शाही दरबार पतन तो ये शिविर भी खत्म। अब पता है ना, कारखाना, मुगल काल में कारखाना भी होता था, उसको क्या बोलते थे याद नहीं आ रहा हमको। तो राजकीय कारखाना में शिल्पकारों के कार्य का निरीक्षण कौन करता था मुगलों के समय? क्या स्वयं सम्राट को इतना फुर्सत है कि सम्राट करेगा? नहीं। हम स्वयं सम्राट एक शब्द हमको देखने के लिए मिला था निरीक्षण का, सेना का स्वयं करता था। महानवमी के अवसर पे वो विजयनगर के शासक थे, तो वो वाला चीज़ ठीक है। यहाँ पर एक मास्टर निरीक्षक होता था, मास्टर देखता था कि ठीक है कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे कसीदादार था, चित्रकार था, दर्जी था, ये सब का निरीक्षण मास्टर द्वारा किया जाता था। अच्छा, कारखाने के बारे में कौन बता रहा है? तो बनच्चर गड़ियाते गड़ियाते मुगल लोग को गड़ियाते गड़ियाते मुगलों के कारखाने में भी घुस गया, याद रखेंगे। मतलब बनच्चर पूरा चैप्टर, अब लग रहा है बनच्चर पे चैप्टर ये। अहमदाबाद जैसे शहरी केंद्र में सभी महाजन को सामूहिक प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता? बताए थे अहमदाबाद मतलब पश्चिम भारत। अब इस सब को प्रतिनिधित्व कर रहा कौन? नगर सेठ, जो व्यापारियों का प्रमुख होता था। अब ये बर्नियर के अनुसार मुगलकालीन शहरों के अस्तित्व का मुख्य आधार क्या था? मतलब बर्नियर बोल रहा है जो मुगलकालीन शहर अपने प्रेजेंस को दर्शाता था, उसका मुख्य अस्तित्व क्या था मुगलकालीन शहर का? तो भाई शहर का प्रेजेंस कब होगा? जब उसको राजकीय आश्रय मिलेगा, दरबार की उपस्थिति होगी। मुगलकालीन शहर को ही कैप टाउन्स बोला था बर्नियर, याद है। और ये बोला था कि मान लीजिए कहीं पे शाही दरबार लगा तो इसका अस्तित्व था, लेकिन ये शाही दरबार अगर पतन हो गया तो ये भी क्या होता था? पतन हो जाता था, कैप टाउन्स। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से जो मुगलकालीन शहर है ये भी राजकीय संरक्षण पे आश्रित था। नो निजी स्वामित्व, हर चीज राजकीय संरक्षण पे आधारित। शहरी समूह में व्यावसायिक वर्ग के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं था? अब वहाँ पे शहर में तो बहुत सारा व्यावसायिक वर्ग था, बर्नियर के अनुसार उसमें से कौन नहीं था? केवल खेती करने वाले किसान, ये तो भाई गांव में मिलेंगे आपको किसान, शहर में क्या करेंगे? यही तो सरप्लस प्रोडक्शन करके कार्ल मार्क्स के अनुसार शहर में भेजते थे। हकीम और वैद्य होंगे इलाज के लिए, चित्रकार वस्तुविद होंगे, पंडित और मुल्ला होंगे झगड़ा लड़ाने के लिए। तो हकीम, वैद्य, चिकित्सक, अध्यापक, वक्ता, चित्रकार, संगीतज्ञ, याद है ताराबाद बाजार दौलताबाद में था, ये सब। बर्नियर के अनुसार भारतीय शिल्पकारों के बारे में क्या टिप्पणी की है? भारतीय शिल्पकार अपनी स्थिति को सुधार करने में इच्छुक नहीं थे, जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोग इच्छुक नहीं था। बनच्चर है तो बनच्चर बड़ा ही रहेगा। बर्नियर बोल रहा कि जो ये है शिल्पकार, बनच्चर है तो बनच्चर ही रहेगा। वो अपनी स्थिति सुधारने के लिए इच्छुक नहीं थे, क्योंकि वह निष्ठेय नियमित ढंग से अपना समय बिताते थे। जिनमें वो पैदा हुए वो एक बार बस के बस वही रहना चाहते हैं। अब आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देख ले रहे हैं, यहाँ पे बोल रहा है कि मुगल काल में राजकीय कारखानों की कार्य प्रणाली का विस्तृत विवरण देने वाला एकमात्र इतिहासकार कौन है? बहुत बढ़िया। तो गड़ियाते कहाँ घुस गया था? कारखाना में भी घुस गया था बर्नियर बनचर। ठीक है, लगा इसी बनचर भी कारखाना से ही निकला है। अहमदाबाद जैसे शहरी केंद्रों के महाजन के सामूहिक प्रतिनिधित्व करने वाले व्यापारिक समुदाय को मुखिया को क्या कहा जाता है? तो नगर सेठ बोला जाता है। कितनी बार बता दिए हैं, सेठ या नगर सेठ कहा जाता है। और ये शब्द पश्चिम भारत में ही देखने को मिलता है। महाजनों के मुखिया को क्या बोलते हैं? सेठ। सभी महाजनों के सामूहिक मुखिया को क्या बोलते हैं? नगर सेठ। यहाँ पे बोल रहा है सामूहिक मुखिया, तब नगर सेठ हो जाता। ऐसे सिर्फ बोला जाता महाजनों की मुखिया तो सेठ, तो दोनों ऑप्शन मार के नहीं आ जाना ई एग्जाम में। ठीक है, सामूहिक बोल रहा है कि सिर्फ ऐसा ही बोल रहा है?
यहाँ पे मुगल काल में हम लोग जानते हैं कि बहुत सारा कारखाना था, है ना। तो तीसरे कक्ष में मतलब टोटल 6 कारखाना था, 1 2 3 4 5 6। तो इस तीसरे कक्ष में कौन रहता था, तो हम बताए थे तीसरे कक्ष में जो रहता था कसीदादार पहले कक्ष में था। पहले क्या होता था, पहले कक्ष में कसीदादार, दूसरे कक्ष में सुनार, तीसरे कक्ष में पेंटर चित्रकार। अब इसको याद कैसे कराते हैं बच्चे को, तो ऐसे बताते थे, याद है पहले के समय में कसीदा बहुत हुआ करता कपड़े पे, अब तो लोग क्या करते हैं सिंपल पसंद करते हैं। तो पहले कसीदा वाला कपड़ा बहुत था। दूसरा से क्या याद कराते हैं कि सुनार 2 नंबरी होता है। तीसरा से क्या याद कि चित्रकार से कि 3 का तिगरा चित्रकार काम बिगड़ा। जैसे अभी कॉकरोच सीजीआई पार्टी कॉकरोच बना के पूरा काम बिगाड़ रही है। तो तीसरा में चित्रकार पहले बहुत कसीदा होता, 2 नंबर सुनार है। शहरों के समूह में हकीम तथा वैद्य मौजूद थे कि नहीं, हाँ, इलाज करने के लिए व्यावसायिक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे। चिकित्सक फ्रांसीसी बर्नियर के, हाँ ये तो बताइए कैप टाउन के बारे में क्या कहा। तो कहा क्योंकि ये नगर अपने अस्तित्व के लिए राज के दरबार पर निर्भर होते थे। बताए थे ना हर एक चीज़ पे राजा पे निर्भर होना मुगल के मामले में, यही बर्नियर का सिद्धांत है। जब ये आते कैप टाउन का अस्तित्व था किस पे, शाही दरबार पे, राज के दरबार पे। जब ये था तब था, लेकिन जैसे इनका तेज़ी से पतन तो ये भी तेज़ी से पतन। बंचर के अनुसार 17वीं शताब्दी में भारत की कुल जनसंख्या का लगभग कितना परसेंट भाग नगरों में रहता था, तो कुल जनसंख्या का 15% भाग नगरों में रहता था, यूरोप से बहुत अधिक था। बर्नियर द्वारा वर्णित राजकीय कारखानों का विवरण के पहले कक्ष में कौन था, तो पहले क्या होता था, बहुत कसीदा होता था। 2 नंबर क्या है, सोनार है। 3 क्या है, काम, 3 का तिगरा काम चित्रकार बिगाड़ा सीजीआई पार्टी कॉकरोच बना के। 17वीं शताब्दी में केवल नगर शिविर नगर ही अस्तित्व में थे और अन्य प्रकार के जैसे बंदरगाह या धार्मिक केंद्र नहीं थे। क्या ये स्टेटमेंट सही है कि गलत, अब ये स्टेटमेंट वाला बात आ गया भाई, गलत। शिविर नगर ही नहीं थे, बंद, ये गलत है। बहुत प्रकार के नगर थे वहाँ पे, जैसे कि विनिर्माण नगर, पतन नगर, पवित्र नगर, धार्मिक नगर, तीर्थ नगर, बहुत प्रकार के नगर थे। ऐसी बात नहीं है कि सभी प्रकार, ऐसी बात ना है, सभी प्रकार के नगर मौजूद थे मुगलों के समय, ठीक है, तो ये बात है। बर्नियर के अनुसार कारखाने का चौथे कक्ष में कौन सा कार्य होता था, चौथा कक्ष में, चौथा में तो बताए थे, चौथा में चमकाने वाला काम होता था, चौथा में चमकाने वाला, ये पहला हो गया। चौथा में चमकाने वाला काम होता, तो चमकाने वाला काम तो थोड़ा अजीब तरीके से लिखा है, पारदर्शक सुरक्षा का लोगन लगाना, वार्निंग। पश्चिम भारत में व्यापारिक समुदाय के उन समूह को क्या कहा जाता था जो अपनी जाति तथा व्यावसायिक संस्थाओं के माध्यम से संगठित थे, मतलब महाजन बोला जाता उनको, ठीक है। पश्चिम भारत में इन व्यावसायिक संघों को महाजन बोलते हैं, जो अपनी जाति और व्यावसायिक संस्थाओं के माध्यम से संगठित थे। महाजन लोग जो होता है पश्चिम भारत में ही था, और वो सभी महाजन क्या होते थे, एक जगह अपने में क्या होता था, कुछ उनको कॉमन दिखता था, इस कारण वो सभी एक जगह होते थे। और ये महाजन का जो प्रमुख है, इनको बोला जाता था सेठ, ठीक है, तो वही लिखा हुआ है। ये महाजन एक साथ होते थे अपनी जाति और व्यावसायिक संस्थाओं के कारण, और इनके प्रमुख को बोला जाता था सेठ। और ये पूरा सिस्टम चल रहा था आपको पश्चिम भारत। बर्नियर के अनुसार मुगलकालीन शिल्पी अपनी कार्य दशाओं और जीवन स्थितियों में सुधार करना के लिए बहुत उत्सुक थे। स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत। नहीं थे, जैसा थे वो वैसा ही रहना चाहते। बर्नियर के अनुसार कारखाने का छठे कक्ष में किस काम पे जोर होता है, चित्रकार तीसरा पे था, तीसरा काम भी करा, 2 नंबर
सुनार, रेशम जड़ी और मलबल का काम। अब बताओ रेशम जड़ी मलबल ये सब कौन पहनेगा? तो छक्का रेशम जड़ी मलबल पहनता, तो ये छठा कक्ष में होता था। ठीक है, अभी मैंने टोटल 6 कक्ष पढ़ाया। पहला में क्या होता था? छक्का। कारखाना कहाँ पे? कारखाना में कौन था? छक्का। और 6 काम करता। पहला कसीदा, दूसरा सुनार, तीसरा चित्रकार, चौथा चमकाना, पाँचवा यानी छठा रेशम मलमल, ये सब। पश्चिम भारत में व्यापारिक समूह के मुखिया को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? मुखिया को, व्यापारिक समूह के मुखिया को, देखो व्यापारिक समूह के मुखिया को जाना जाता सेठ। अच्छा, नगर सेठ किसको जाना जाता? अगर यहाँ पे हो जाता सामूहिक शब्द यूज हो जाता तब आंसर हो जाता आपको नगर सेठ। महाजन क्या है? तो महाजन इस पूरे समूह का नाम था, मुखिया का नहीं। ये जो छोट छोट था आपस में जाति में, एक जाति और एक व्यापार की वजह से आपस में जुड़ा था, उसको महाजन। इसी के सामूहिक शब्द लगा दे इसके मुखिया को तो नगर सेठ। सिंपली पूछ दे मुखिया को तो सेठ। बर्नियर के अनुसार 17वीं शताब्दी में भारत के शहरों की आर्थिक नींव पूरी तरह स्वतंत्र और स्वायत्त नहीं भई। ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। इन नगरों की आर्थिक क्या था? रॉयल पैट्रोनेज था शहरों को। जब रॉयल पैट्रोनेज जब तक मिला तो शहर का अस्तित्व, रॉयल पैट्रोनेज खत्म तो शहर भी क्या हो गया? खत्म। रॉयल पैट्रोनेज आया तो शहर भी क्या हुआ? आया। बर्नियर के विवरण में 5वें कक्ष में कौन रहता था? 5वें कक्ष में यही बढ़ई, खड़ी, दर्जी, जूते बनाने वाला। अब ये जितना काम होता है, कितना क्या चीज़ होता है, ये सब पंजा से होता है। पंजा मतलब हाथ। हाथ किसका है? कांग्रेस। तो कांग्रेस से काम तेजी में करता। बर्नियर ने शिल्पियों का काम करने के ढंग को निष्ठे और नियमित बताया नहीं। यहाँ बर्नियर ने शिल्पियों के काम करने के ढंग को निष्ठे और नियमित ढंग से अपना बिताते थे और नवाचार में इच्छा नहीं थी। मतलब काम तो अपना करते थे नियमित ढंग से, सुबह आते शाम में अपना घर चले जाते। ये बात सही बताया, लेकिन वो इच्छुक नहीं थे किसी नवाचार के लिए। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। पनश्चर है, पनश्चर ही रहेंगे, सुबह आएंगे शाम को जाएंगे। बर्नियर ने तुलनात्मक विवरण के अनुसार 17वीं शताब्दी के भारत की शहरी जनसंख्या का अनुपात क्या था? तो ये पश्चिमी यूरोप के अनुपात से अधिक था। बर्नियर के विवरण के अनुसार कारखाने के दूसरे कक्ष में कौन रहता था? तो सोनार। ला अहमदाबाद जैसे शहरों में शिल्पियों के लिए किन बने संगठनों को, गिल्ड को क्या कहा जाता? शिल्पियों की गिल्ड को क्या बोला जाता? तो पंच बोला जाता। कैसे याद करें? तो व्यापारी के पास महाजन आया और शिल्पी को पंच मारा। व्यापारी का प्रमुख महाजन, शिल्पियों का प्रमुख पंच। शिल्पी को कौन मारा? पंच। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन सवाल याद रखें। ये किसका है? व्यापारी का प्रमुख। सॉरी, संगठन को क्या बोला जाता है? ये किसका है? व्यापारी का संगठन। और ये शिल्प का संगठन। और इसके प्रमुख को क्या बोलते थे? नगर सेठ। ये श्रेणी सब था, ये प्राचीन भारत में था। ठीक है, इसको नाम ना ले। अहमदाबाद की इसकी बात थोड़ी, पश्चिम भारत तो ये मुगलों के समय। बर्नियर के अनुसार तीसरे कक्ष में शिल्पी का अपना काम क्या था? चित्रकार। कारखाने के 5वें कक्ष में क्या था? तो ये हाथ से जो बना था। ये सब होता है यहाँ पे। हाँ दे ना तरे। इतिहास के अनुसार किस वर्ष गुजरात के उसको राजधानी बनाएगा? 1537।
अब यहाँ पे बर्नियर जो है शाहजहाँ के समय जो है एक कैंप का चर्चा करता है। उसका संख्या कितना बताता है? 3-4 लाख, मतलब 3 का तिगरा काम बिगड़ा, 3-4 लाख बताता है। 3 का तिगरा काम बिगड़ा। अच्छा ये बताओ, पंच जो शब्द है वो कहाँ पे होता था प्रयोग? तो शिल्पियों के लिए। तो शिल्पी को क्या लगा? पंच लगा। ये देखो 1538 में दीव की घेराबंदी के बाद पुर्तगालियों ने उन लाभों का बड़ा हिस्सा हथिया लिया जो पहले इसके व्यापारियों को मिलता था। तो ये बात सही है। दीव का घेराबंदी किया, 38 में अड़ गया पुर्तगाली और अहमदाबाद का सारा व्यापारिक लाभ पुर्तगाली को मिला। अहमदाबाद के नगर सेठ की नियुक्ति सामान्यतः किस व्यापारिक वर्ग के कुलीन वर्ग की जाति करती थी? अच्छा, नगर सेठ की नियुक्ति कौन करेगा? तो जैन, क्योंकि जैन लोग जो है वो क्या होता है? व्यापारी लोग होता था। तो पता है शिल्पकारियों के समूह को क्या बोला जाता था वहाँ पे? पंच। शिल्पी को पंच लगा। 1571 में अमृतसर को चंगेज खान ने जीता। ये बात सही है। ये इसी में से बताए हैं, मन करे तो पढ़ लो वरना बता दिए। ओके, चलिए आते हैं यहाँ पे जो सवाल आपको पूछा जा रहा है बच्चों कि इब्न बतूता के अनुसार सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने नासिरुद्दीन नामक धर्मोपदेशक को भेंट स्वरूप क्या दिया? तो इब्न बतूता वर्णन करता है, किस बात का वर्णन करता है कि जो अहमबेटी है एक धार्मिक आदमी को उससे प्रभावित होके, किसको? नासिरुद्दीन, जो हीरो है नासिरुद्दीन, उससे प्रभावित होके उसको कुछ भेंट स्वरूप दिया है। तो वो क्या दिया है वही पूछ रहा है। तो घोड़ा उड़ा तो नहीं देगा, धर्म उपदेशक को घोड़ा दे के क्या करेगा? घोड़ा चलाएगा क्या? दास देगा जो उसकी सेवा करेगा और खर्चा पानी के लिए पैसा देगा। तो ऐसे हम लोग काट देंगे। अब यहाँ पे वस्त्र भी नहीं देगा, वस्त्र दे के क्या करेगा? पद देगा क्या धर्म उपदेशक आदमी को? नहीं, ये सब नहीं देगा। देखो मेनली क्या था कि जो यूरोप है, बड़े यूरोप कर रहे हैं, मध्यकाल में दास देने का प्रथा था। अगर आप किसी को कुछ गिफ्ट दे रहे हो तो इसमें दास आपको देना कंपलसरी है। तो 200 दास दिया था, ठीक है ना। किसको दिया था? नसरुद्दीन एक्टर्स को। पैसा तो दिया ही, साथ में मनोरंजन के साधन के लिए दास भी दिया। कितना दिया था? 1 लाख टन का, ठीक है। फिर से यहाँ पर है, टीआरडी में पूछा था मध्यकालीन भारत में दासों के संबंध में कौन सा कथन सही है? दास से क्वेश्चन पूछा था, दास के उपयोग के ऊपर मैंने पूछा था कि दास का उपयोग केवल सैन्य अभियानों के लिए किया जाता था। नहीं भाई, सैन्य अभियान में मैंने पालकी धोने के लिए किया जाता था, लेकिन और भी चीज़ में किया जाता था, जैसे संगीत गायन, ये सब में। दासों को बाजार में किसी अन्य वस्तु की तरह खुलेआम बेचा जाता था। ये सही है। दास इतना सस्ता था मध्यकाल में, स्पेशली दिल्ली सल्तनत इस सब के समय। इब्न बतूता बोलता है कि सरेआम बिक रहा था, घोड़ा से भी सस्ता दास हो गया था। केवल सुल्तान ही दास रख सकते थे? नहीं, इतना सस्ता है तो कोई भी रख लेगा, आम आदमी भी रखता था। दासों की कीमत घोड़े से अधिक नहीं, घोड़े से कम थी। तो ये सब सही हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आते हैं इधर। बर्नियर ने सती प्रथा का अपने विवरण में किस तरह की घटना का उल्लेख किया? सबसे पहली बात कि बर्नियर ही था जो सती प्रथा की घटना का उल्लेख करता है। बिल्कुल बनच्चर एक अच्छा बात बोला, लेकिन ये कहाँ पे हो रहा था? ये लाहौर में। बर्नियर सती प्रथा, चलो बनच्चर एक अच्छा बात तो बताया। इब्न बतूता दास प्रथा के बारे में बात बतलाता है। अब यहाँ पे बर्नियर में बोला कि लाहौर में मैंने एक बहुत ही सुंदर अल्पवयस्क विधवा, जिसकी आयु मेरे विचार से 12 वर्ष से अधिक नहीं थी, यंग लड़की ही थी, उसको बली होते हुए देखी। ऐसी आर्कियोलॉजिक कि लाहौर में सती प्रथा का होड़ मच गया। बर्नियर के समय लाहौर में सती प्रथा का होड़ मच गया लाहौर में। बर्नियर का और शहर का जिक्र किया था जहाँ पे इजिप्ट से तुलना किया, दुनिया का सभी चीज़ मिलता है। बस है बर्नियर, बस है बंगाल। सुल्तान अपने अमीरों पर नज़र रखने के लिए किनका उपयोग करता है? तो सुल्तान अपने अमीरों पर नज़र रखने के लिए दास का उपयोग करता है। देखो ये भी बता रहा है कि दास का एक काम यह भी था, तो देखना था कि दास कहाँ कहाँ उपयोग होता है।
यूरोपीय यात्री और लेखकों ने सती प्रथा को अपने विवरणों में मुख्य विषय क्यों दिया था? क्योंकि इसे पश्चिम और पूर्वी समाजों के बीच अंतर संकेत के रूप में दिया जाता था। बनच्चर का तो काम ही था कि हर चीज़ में तुलना करके देखना और भारत को नीचे दिखाना। बोला कि ये चीज़ जो इतना ख़राब यूरोप में कहाँ है और आपके यहाँ है। अब यहाँ पर दासों के संबंध में इब्न बतूता का विवरण क्या है? सभी दासों को एक समान वेतन और अधिकार प्राप्त थे? नहीं, कुछ दास जो बढ़िया थे उनको ज़्यादा चीज़ प्राप्त होगा, सभी को समान कैसे हो जाएगा? दासों में काफ़ी विभेद था, ये बात सही है। कुछ संगीत के गायन में निपुण थे तो कुछ घरेलू काम करते थे, कुछ नाचते थे, गाते थे, तो कुछ से पालकी उठवा दिया जाता युद्ध के समय, कुछ घरेलू श्रम करते थे। दासों का उपयोग केवल कृषि कार्य के लिए था? नहीं, कृषि कार्य में था लेकिन केवल नहीं था। उस काल में पुरुषों को दास नहीं बनाया जाता, ऐसा हो सकता है भाई, केवल महिलाओं को नहीं। तपाट ने बटुता ने विवरण में बताया कि दासों में काफ़ी विभेद था। सुल्तान की सेवा में कार्यरत कुछ दास संगीत और गायन में निपुण थे, जबकि कुछ ये थे। देख लो दास क्या क्या काम कर रहा है। युद्ध में भी दास जाते थे पालकी उठाने के लिए। अब है इब्न बतूता ने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को भी गिफ्ट करता है। सबसे पहले तो क्या गिफ्ट करेगा? दास तो होगा ही, दास गिफ्ट करना कंपलसरी था। घोड़े और ऊँट भी किया साथ में सुल्तान को, ठीक है, क्योंकि एमबीटी को उसको लगा कि एमबीटी खुद घोड़ा है, तो घोड़ा को देख के घोड़ा क्या हो जाएगा? खुश हो जाएगा। ऐसे याद कर सकते हो ट्रिक से। बर्नियर ने अब क्या है, बर्नियर ने पूर्वी और पश्चिमी समाजों के बीच विभिन्नता का एक महत्वपूर्ण संकेतक क्या माना? तो महिलाओं से किया जाने वाला बर्ताव। बर्नियर बोला बनच्चर हर एक चीज़ में कंपैरिजन कर रहा है, बोला यहाँ की महिला वैसे थी, वहाँ की महिला वैसे थी। खैर बर्नियर धार्मिक नीति के बारे में बोलता ही नहीं था, स्टेटमेंट गलत। इसमें आपको कंफ्यूज हो सकता है कृषि और व्यापार के नियम के बारे में, लेकिन समाज के बारे में बोल रहा है, सामाजिक पक्ष के बारे में बोल रहा है। दास के बारे में भी बर्नियर नहीं बोलता है, तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। सती बालिका में बर्नियर ने लाहौर में किस हृदय विदारक घटना का वर्णन किया है? तो एक छोटी सी बालिका को जबरन दास बनाने की घटना है, जिसकी उम्र दास नहीं है भाई, सती प्रथा, जिसकी उम्र 12 साल से कम थी। तो यही चीज़ है। अब ये स्टेटमेंट चुनना है कि इब्न बतूता है वो बोलता है कि सभी दासों का उपयोग केवल घरेलू श्रम और सफाई के लिए किया जाता था? नहीं भाई, कुछ गाती थी, कुछ उत्सव पे नाच गाना करती थी, पालकी ढोती युद्ध के समय, बहुत सारा था चीज़। दास का काम बहुत था। बर्नियर के अनुसार पूर्वी और पश्चिम समाजों के बीच विभिन्नता का सबसे महत्वपूर्ण संकेतक क्या है? तो महिलाओं को किया जाने वाला बर्ताव, महिलाओं के साथ कैसे पेश आ रहा है। जैसे कि भारत में सती प्रथा था प्रचलित, लेकिन फ्रांस में नहीं था। ये चीज़ कंपैरिजन करके भारत को नीचा दिखा रहा है। बर्नियर ने लाहौर में कौन सा घटना देखा था? तो दास बोला, अरे भाई दास कंफ्यूज मत कर, बर्नियर दास के बारे में नहीं बोलता है, सती के बारे में बोलता है। इब्न बतूता तो देखो एक बार क्या किया, इब्न बतूता 2 आदमी को गिफ्ट किया है, एक तो एमबीटी को और एक माल खाने के चक्कर में मुल्तान के गवर्नर को, माल खाने के चक्कर में। अब एमबीटी को क्या करता है ये, 200 नहीं, ऊँट करता है, घोड़ा है तो घोड़ा को घोड़ा दिया और दास दिया। मुल्तान के गवर्नर को क्या देता है? तो किशमिश, बादाम, दास, घोड़ा। इसको किशमिश बादाम एक्स्ट्रा दे दिया, कुछ खाने पीने का चीज़ भी दे दिया मुल्तान में। एमबीटी है एक नासिरुद्दीन को भेंट करता है 1 लाख टंका और प्लस 200 दास। तो दास सब भेंट हो रहा है। बस ये इब्न बतूता वो अपने साथ क्या भेंट करने में जोड़ दे रहा है? घोड़ा। हर एक जगह क्या जोड़ दे रहा है? घोड़ा। ठीक है, तो ऐसे याद रखो, ऐसे याद रखो। माल पटाने हेतु मुल्तान को गिफ्ट, कहाँ के गिफ्ट? मुल्तान के गवर्नर को माल पटाने के लिए गिफ्ट दिया। कौन? एमबीटी, इब्न बतूता।
अधिकांश दासियां को सैन्य हमलों और अभियानों के दौरान बलपूर्वक प्राप्त किया गया। बिल्कुल सही है। अधिकांश दासी कहाँ से मिलते थे? तो युद्ध में बंदी बना लिए जाते थे। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने धर्म उपदेशक नसरुद्दीन के प्रवचन से प्रसन्न होकर उनको कौन सा गिफ्ट दिया? तो बताए थे कि एमबीटी जो है नसरुद्दीन शाह को गिफ्ट देता है 1,00,000 टंका 200 दास। बर्नियर के अनुसार महिलाओं के जीवन केवल सती प्रथा तक ही सीमित नहीं थी, वह कृषि और व्यापारिक कार्यों में भी शामिल थी। बिल्कुल, वो और भी काम करती थी। यहाँ तक कि महिला इतना आर्थिक गतिविधि में थी कि अगर कोई मामला फंसता तो महिला उस मामलों को कोर्ट ले जाती। तो एक जगह जहाँ पे महिला को कमज़ोर होता हुआ दिखाया गया, दूसरी तरफ महिला को दुर्गा का रूप दिखाया। इब्न बतूता के अनुसार मध्यकालीन भारत में किसी गवर्नर या सुल्तान से मिलने जाते समय उपहार या भेंट देने की परंपरा के बारे में क्या सच है? यहाँ बोला गया कि जैसे इब्न बतूता गया ना, तो सुल्तान के पास भी गया था, गवर्नर के पास भी गया था, इस दोनों को गिफ्ट दिया। तो गिफ्ट देने का जो परंपरा है क्या है? कंपलसरी था। देखो, स्वैच्छिक कार्य भी तो नहीं था, ये अनिवार्य भी नहीं, अनिवार्य था, स्वैच्छिक कार्य नहीं था। ठीक है ना। यह एक क्या था? नियमित रीति रिवाज था जो यात्री अक्सर दास और पशु देकर गिफ्ट करते थे। इब्न बतूता क्या दिया था सबको? ऊँट और घोड़ा और दास भी दिया था। तो एक नियम था कि भाई ऐसे भी नियम होता है ना, किसी से मिलने जाओगे तो कुछ मिठाई वगैरह लेके जाओगे, यही बात है। बर्नियर ने भारतीय समाज की पिछड़ी स्थिति को दर्शाने के लिए मुख्य रूप से किस प्रथा का प्रयोग किया? तो भाई सती प्रथा का। जाति व्यवस्था का पदानुक्रम तो वो किया था, ये चीज कौन किया था? अल-बरूनी। पिछड़ी स्थिति महिलाओं को, किसानों पर कर का बोझ, ये तो आर्थिक मुद्दा था, सामाजिक संकेतक पूछ रहा है। बर्नियर के अनुसार मध्यकालीन में महिलाओं की भूमिका के संदर्भ में कौन सा आर्थिक तथ्य सही है? तो बर्नियर बोला कि देखो, महिला को कमज़ोर नहीं समझो। महिला जो है वो श्रम में कृषि और गैर कृषि दोनों काम करती थी, केवल घरेलू काम नहीं करती थी। और ऐसा भी नहीं है कि वो नेतृत्व, लीडरशिप प्रदान करे। हो सकता है क्या उस समय मध्यकाल में? नहीं। तो ये कथन सही है। इब्न बतूता ने दासों के उपयोग के बारे में एक विशेष बात बताई। वो क्या बात थी? तो युद्ध के समय वो लोग पालकी ढोने का काम करते हैं। शस्त्र चलाने का आदेश नहीं भाई, पालकी ढो, तुम दास हो, पालकी ढोएगी। केवल विदेशी व्यापार के लिए रखा जाता नहीं, दासों के केवल कृषि कार्य के लिए नहीं। लेकिन हाँ, वहाँ पे महिला कृषि प्लस गैर कृषि दोनों काम करती थी, याद है। इब्न बतूता ने सुल्तान द्वारा संगीत और गायन में निपुण दासियों का प्रदर्शन कब करवाया? तो वहाँ पे एक परंपरा था। इब्न बतूता बोला कि जब भी उत्सव मनता था ना, शादी होता था, जैसे इब्न बतूता का खुद बेटी का ही शादी था, तो उसके अवसर पे संगीत और गायन हुआ करता था वहाँ। मनच्चर द्वारा वर्णित जिस अल्पवयस्क विद्या को सती किया गया, उसकी आयु क्या थी? तो बर्नियर बोला कि बहुत कम उम्र की आयु थी, यंग गर्ल थी। क्या थी? बर्नियर बोलता है यंग गर्ल थी, लगभग 12 साल की थी। तो उसका बर्नियर का पारा घिसक गया, 12 से पारा घिसक गया। इब्न बतूता के अनुसार मध्यकालीन भारत में अधिकांश परिवारों में कम से कम 1 या 2 दास को रखना आवश्यक था, क्योंकि दास की कीमत बहुत कम थी। बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। इतना सस्ता था कि घोड़े से भी सस्ता दास था वहाँ पे। बर्नियर के लेखों के अनुसार यूरोपीय यात्रियों के लिए महिलाओं के प्रति व्यवहार सामाजिक अंतर का मुख्य पैमाना क्यों था? इसलिए था क्योंकि दोनों सभ्यताओं में महिलाओं की स्वतंत्रता के आधार पर श्रेष्ठ मानते। बोला कि देखो, यूरोप में क्या है, महिला स्वतंत्रता चाहते हैं, जबकि भारत में कम। देखो, एक चीज़ हम आपको बता रहे हैं कि बर्नियर बहुत सारा आर्थिक बात बोला, केवल एक ही सामाजिक बात बोला। सामाजिक बात में भी किस पे बोला? महिला पर बोला।
महिला पर भी किसमें बोला, दो चीज़ बोला कि महिला को केवल ये नहीं समझिए कि उसका सती बना दिया जाता है। अगर महिला जिंदा रहती थी तो वो कृषि और गैर कृषि दोनों काम करती थी। ये बात सही है कि भारत में महिलाओं को क्या था, आज़ादी कम था, ये बात है, ठीक है, समझ रहे हो। तो महिलाओं के ऊपर इतना सारा सवाल बना, वो सभी समझा दिए। अब इसको नहीं भी पढ़ोगे तो काम चलेगा, मैंने पढ़ा दिया। हे भगवान जल्दी खत्म हो जाए। 5 के अनुसार व्यापारिक परिवारों की महिलाओं के संबंध में कौन सा कथन सही है। केवल घरेलू काम नहीं भाई, वो व्यापारिक गतिविधियों में भी हिस्सा लेती थी। और यहाँ तक कि बताए थे कि ये बिहार की महिला है बाबू, सल्तनत काल में जो वाणिज्यिक विवादों को अदालत तक भी ले जाती थी। यानी कि व्यापार से भी महिला का जुड़ाव था। यात्रियों के वृत्तांत को पढ़ते समय इतिहासकारों को किस बात का ध्यान रखना आवश्यक है। अगर आप किसी का यात्रा वृत्तांत पढ़ रहे हैं तो आपको एक बात याद रखना होगा कि यात्रियों का भी अपना एक विशेष दृष्टिकोण होता है, जिसमें कुछ समाज के कुछ पहलू अछूत रह सकते हैं। उनको लिखने का एक अपना नज़रिया होता था। मतलब ये क्वेश्चन अब बन रहा है कि यात्रियों की वृत्तांत की क्या सीमा थी। चित्रकला दिखाया है जिसमें एक नाव जहाज को दिखाया गया जो जल मार्ग से होके जा रहा है। चर्चा के बॉक्स के अनुसार इब्न बतूता और बर्नियर जैसे यात्रियों ने महिला श्रमिकों पर ध्यान क्यों नहीं दिया। अरे यार बर्नियर हो या फिर ये एक सेकेंड सीमा बता रहा है आपको, इब्न बतूता हो या बर्नियर हो, ये सभी ने महिला श्रमिकों के ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया जितना देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनका महिला श्रमिका उस समय अस्तित्व में नहीं थी। अरे भाई थी नहीं, कृषि काम कर रही तो क्या हुआ, श्रमिकी तो हो गई, और गैर कृषि भी तो काम कर रही है। क्योंकि इन यात्रियों का ध्यान मुख्य रूप से दरबारी जीवन और विशिष्ट सामाजिक वर्गों तक ही सीमित था। बिल्कुल, अरे बतूता तो पूरा यही बता रहा है एमबीटी के समय क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, और बर्नियर पूरा यही बता रहा है भू स्वामित्व है कि नहीं है, अमीर गरीब यही सब वर्ग में बांटने का कोशिश कर रहा है। तो यही आंसर होगा, क्योंकि महिला को काम करने से रोका गया, कहाँ रोका गया। भले आज़ादी कम था उस समय लेकिन रोका नहीं गया था। इतिहासकारों को प्राचीन और मध्यकाल में पुरुषों और महिलाओं को जीवन का रोचक झांकी और सामाजिक कायमों को समझने में किससे अधिक मदद मिलती है। तो यात्रा वृत्तांत से इतिहासकार को अगर रोचक जीवन देखना है उस काल को तो यात्रा वृत्तांत पढ़ दे। देखे हो किस तरीके से इब्न बतूता दास व्यवस्था के बारे में बता रहा है कि महिला दास के रूप में क्या करती। बर्नियर किस तरीके से बता रहा है कि कभी महिला सती बन जाती और वही महिला जिंदा होती तो कृषि और गैर कृषि दोनों काम करती और फिर से क्या करती, व्यापार में भी भाग लेती थी। और यहीं तक नहीं भैया, ये बिहार की महिला है जो मुकदमा भी करती है कि नहीं। क्या अब स्टेटमेंट चुनना है, क्या उस समय की महिला अपने व्यापारिक विवादों को अदालत के सामने ले जा सकती थी। हाँ भाई इतना अधिकार था, ये स्टेटमेंट सही है। क्योंकि हाँ ये बात सही है कि वो व्यापारिक जो है नेतृत्व प्रदान नहीं करती, उसका बस एक हिस्सा बन के रहती, लेकिन उसका से जो संबंधित विवाद है ये बिहार की महिला है वो तो घसीट लेगी। और स्टेटमेंट कौन बोला था, बनच्चर। इतिहासकारों के लिए यात्रा वृत्तांत क्यों प्रमुख है, क्योंकि वे महिला और पुरुषों के जीवन को रोचक झांकी प्रस्तुत करते हैं। केवल राजाओं की वंशावली नहीं, नक्शे ये सब कुछ नहीं है। यह मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, एक मूर्ति प्राप्त हुआ है, दिखाया गया बुक में, मथुरा से प्राप्त हुई है मुगल काल में। मुगल से मथुरा। क्या यात्रा वृत्तांतों में सामाजिक जीवन के सभी आयाम पूरी तरीके से समाहित होते हैं। अरे सभी आयाम कहाँ से होगा, कुछ तो अनछुए रह जाते हैं, कुछ पहलू छूट जाते हैं, क्योंकि यात्रियों का अपना एक दृष्टिकोण होता है, उसी नज़रिए से लिखता है।
गद्यांश के अनुसार यात्री को अपने यात्रा के दौरान किन प्राकृतिक बाधाओं को पार करना पड़ता था। यात्री को बहुत सारा प्राकृतिक बाधा पार करना पड़ता था। रेगिस्तान, दलदल नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, समुद्र, पर्वत, लेकिन ये तो था ही, लेकिन इससे भी मेन था लुटेरा। ठीक है, लुटेरा लोग। उपमहाद्वीप से पड़े जाने वाले यात्रियों के सामने कौन सा एक मुख्य प्रश्न होता था। अरे मेन प्रश्न ये था कि वो किस भाषा में बात करेंगे, संपर्क कैसे होगा। मेन तो कनेक्शन होता है ना, वो जिस चीज़ के लिए जा रहे हैं, कनेक्शन स्थापित करना। एक बॉक्स में दिया है जिसमें बैलगाड़ी का ऊँट है। इसमें बताया गया कि यात्रियों के लिए पशु द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी का भी साधन था। ठीक है, जो गाड़ी भी साधन था यात्रियों के लिए। यात्रा वृत्तांत को पढ़ते समय इतिहासकारों को किस मुख्य बात का ध्यान रखना पड़ता था कि यात्री की विशेष दृष्टिकोण है, उसका अपना सीमाएं हो सकता है। इन बतूता जैसे यात्रियों की समुद्री और पर्वतीय यात्रियों के अलावा सबसे बड़ा मानवीय खतरा क्या था, तो डाकू और लुटेरा, ये सबसे बड़ा खतरा था। यहाँ तक कि इन बतूता बेचारा खुद लुटा गया था और वो अपना सारा साथी मर गया, वो बच गया। यात्रा वृत्तांत में महिलाओं के जीवन के अनछुए रह जाने का संभव कारण क्या है, तो यात्रियों की पहुंच अक्सर केवल सार्वजनिक क्षेत्र तक ही थे, वो केवल दरबार के बारे में लिखते थे, महिला के बारे में कम। गद्यांश के अनुसार यात्रियों के अनुभव को समझने के लिए किन वृत्तांतों को रोचक झांकी प्रस्तुत की गई है, तो पुरुषों और महिलाओं को कहानी यात्रा वृत्तांत लोग क्या करता था, एकदम रोचक तरीके से सुना सुना के लोगों का मन प्रसन्न करता था। यात्रा वृत्तांत को पढ़ने के लिए किसी विशेष दृष्टिकोण की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा है क्या? नहीं, विशेष दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है कि वो किस दृष्टिकोण से लिख रहा है। तो स्टेटमेंट क्या है? गलत है। उनका अपना एक विशेष दृष्टिकोण होता था यात्रा वृत्तांत का। मथुरा की मूर्ति जो हमें मध्यकालीन यात्रा के बारे में संकेत देती है, ये क्या दिखाता है कि मुगल काल में हमको एक मथुरा की मूर्ति दिखाई पड़ती है, इस मूर्ति में क्या दिखाई पड़ रहा है, पशु और सामूहिक समूह का यात्रा में उपयोग होता है। ठीक है, तो इस तरीके देखो यही है, पशु और सामूहिक समूह का उपयोग होता है यात्रा में। तो यात्रा अकेला नहीं किया जाता था क्योंकि इनको लुटाने का डर था, सभी साथ में चलते थे। तो ये पेज भी करा दिया, मन करे तो पढ़ो, वरना मैंने पूरा पढ़ा दिया है, कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे इब्न बतूता किस देश से भारत आया था, तो आया था मोरक्को का यात्री था। यही टीआरई में भी पूछा था। 1333 14वीं शताब्दी में आया, 1342 में चीन गया था, 1347 में वापस आया, 1377 में हमेशा के लिए चला गया अपने देश, काम खत्म। तो कब से कब तक रहा बेचारा? 1304 से 1377। इनका जो जन्म हुआ था इब्न बतूता का, किस बात पे तंज मार रहे हो? तंजियर में। निम्नलिखित में से कौन सा यात्री 17वीं शताब्दी में भारत आया था? भाई 17वीं सेंचुरी में कौन आया था भारत? इसमें से मार्को पोलो नहीं, तेरे को मारेंगे तो 13वीं सेंचुरी में। अल ब्रूनी 10 से 11 सेंचुरी में आया था। नी, अब नी की जगह ये तो 15वीं सेंचुरी में आया हुआ है, विजयनगर साम्राज्य में। ये 17वीं सेंचुरी में आया हुआ है। ठीक है ना। बर्नियर के बारे में बताए थे कि बर्नियर क्या है। बर्नियर जो है 1656 में इस फर्नीचर का, नहीं 1656 में नहीं, 1656 में नहीं, इसका आता है इसी के पास। और आपको याद है ना कि ये बर्नियर का जो पहला प्रकाशन कब हुआ था? 1670 में, 1670 में। और 1684 में ही अकेले 3 बार इंग्लिश में हुआ था। लगभग इससे पहले आया होगा, 1656 से 12 साल रहा, 1668 तक। मार्को पोलो की यात्रा का कालखंड क्या है? मार्को पोलो तेरे को मारे क्या, तेरे को मारे क्या, तो 1254 से 1323, 1254 से 1323। चौहान को मारा 23 में, चौहान को मारा 23 में।
चौहान को मारा 23 में। इसका तुलना किया जाता है इब्न बतूता से, क्योंकि इब्न बतूता भी चीन गया और मार्को पोलो भी है वेनिस यानी इटली से कहाँ गया था, चाइना गया था। याद हुआ। अब यहाँ पे अब्दुल रज़ाक समरकंदी कहाँ से आया था? समरकंद से नहीं, कंफ्यूज मत हो, आया था सॉरी कहाँ से, समरकंद से ही, लेकिन उसका जन्म कहाँ से हुआ था? हेरात। हैरान हो गए अब्दुल को देख के हम लोग, है ना। और बताए थे विजयनगर के समय ट्रिक बताए थे कि नी अब नी यही केवल 15वीं शताब्दी में आया, यानी कि निकोलो कॉन्टी, अब्दुल रज़ाक, रुसियात्री, निकितिन। बाकी सब विजयनगर में 16th सेंचुरी में आया था, जैसे बारबोसा हो गया, पायस हो गया, ये सब। बारबोसा की मृत्यु कब हुई? 1581 में। और ये विजयनगर का लास्ट है, ये यात्रियों के नज़रिए का, तो इसको देख लो, डेट लाइन याद रखो हमेशा। नहीं, ये कब आया था? अलबरूनी कहाँ से? से अलबरूनी, से उज्बेकिस्तान। 10 से 11वीं शताब्दी के बाद। ट्रिक क्या है? 10 से बस अब अलबरूनी आएगा। मार्को पोलो कहाँ से आया था? इटली वेनिस। कब? 13th सेंचुरी में। चौहान को मारा 23 में, याद कराए थे। 13 को मारेंगे तो ऐसे हो गया। अब आया इब्न बतूता कहाँ से? मोरक्को से। 1333 में, यानी 14th सेंचुरी में। सिंध आया, वो भी स्थल मार्ग से। कहाँ से आया था? स्थल मार्ग से सिंध। 1304 से 1377। अब ये अबुल रज़ाक समरकंदी कहाँ आया? समरकंद से। हैरात भी इसका संबंध है। 15 से पेर राजा के निकट। इसका ट्रिक क्या है? 15th सेंचुरी में आया, 1413 से 82। एक बार डेट लाइन देख लेना एग्जाम से पहले। 15 से पेर राजा के निकट, 15 से पेर राजा के निकट, 14 से 83 से 82। अब्दुल रज़ाक याद रहेगा, 14 से 83 से 82। अब्दुल रज़ाक पता है देव राय द्वितीय के समय आया था विजयनगर में, याद आ रहा है। निकोलो कॉन्टी पहले वाले के समय आया था। 1466 से 72 के बीच में ये कौन आया था? रूसी यात्री निकितिन, यानी कि ये भी 15th सेंचुरी में आया था विजयनगर में, याद है। निकितिन कैसे याद रखोगे? तो 6-6 छक्का, 6-6 छक्का। 72 बार बोले कि 6-6 छक्का कौन है? निकिता। 6-6 छक्का कौन है? निकिता। 72 बार बोले 6-6 छक्का कौन है? निकिता। अब यहाँ पे देखो 16th सेंचुरी में कौन आता है, एक लाइन से याद कर लो। तो 16 से षोडश महाजनपद में के बारे में रईस मानसिंह है। 16 जनपद में बारे रईस मानसिंह, 16 जनपद है, उसके अंदर में कौन है? रईस मानसिंह। तो 16 से 16 महाजनपद से 16th सेंचुरी। 12 से बारबोसा 1518 में आया। 18+ होके बाहर करेगा, ऐसे याद कर सकते हो। रईस से अली रईस तुर्की से 62 में। मानसिंह से एंटोनी मोंसेरेट, जो कि अकबर के समय आया स्पेन से। याद रखो मोंसेरेट कहाँ से है? स्पेन से। मोंसेरेट कहाँ से है? स्पेन से। कैसे याद रहे देखोगे? मोंसेरेट सेरेट पेन हो रहा है याद रखने में। 17th सेंचुरी में एक लाइन से कौन कौन आया उसको याद रखो। तो इसके लिए ट्रिक बनाए थे इसे मुंडी। तो 17 पे खतरा वली का मुंडी तैयार बनी। 17 पे खतरा वली का मुंडी तैयार बनी। तो 17 से याद रखो, 17 पे खतरा से याद रखो 17th सेंचुरी। वली से याद रखो जो भारत में T20 16 महाजनपद में आया था खेलने, अब फना हो गया। मुंडी से याद रखो पीटर मुंडी, एकदम 1600 में। 1600 एकदम ईस्ट इंडिया कंपनी वाला डेट है। पीटर मुंडी शाहजहाँ के समय। तैयार से ट्रेविनियर फ्रांस से आया।
1605 में एकदम ट्रेवेनियर आया 1605 में। और बर्नियर क्या आया था 1620 से 88, 1620 से 88, फ्रांस से 1620 से 88, ठीक है ना। ऐसे भारत में कब से रहा था 1656 से 1668 तक ये है। फिर भी ये जो डेट है ये याद नहीं है तो इसको देखेंगे। ऑल द बेस्ट, जय माता दी।